नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाश इंस्टीट्यूट इंदौर से। मैं ऋतुषा जोशी, बॉटनी एजुकेटर। मैं पिछले 13 सालों से नीट एस्पिरेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को कोच कर रही हूँ और आज हम यहाँ मिल रहे हैं नीट 2025 के पेपर के एनालिसिस के लिए और साथ में हम ये भी जानेंगे कि नीट 2026 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अंकित केलोत्रा सर का। सर हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के स्टेट हेड हैं और इनके मार्गदर्शन से अनेकों स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हैं या बन रहे हैं। हमारे साथ दूसरे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर प्रवीण गोयल। प्रवीण गोयल सर सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और साथ में केमिस्ट्री एजुकेटर हैं और इन्होंने भी कई बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नीट 2025 के पेपर का आपका क्या अनुभव था, कैसा पेपर था? नीट 2025 के पेपर की जब चर्चा की जाए या उसके बारे में बात की जाए तो मिक्स्ड रिएक्शंस बाहर आते हैं। जैसे कि जब बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे थे कुछ उसी तरीके से, सरप्राइजिंग भी कह लीजिए, शॉकिंग भी कह लीजिए और नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड भी कह लीजिए। पर मैं यहाँ पर ऋतु मैम इस पेपर को कुछ अलग तरीके से देखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पेपर है इसको हमें प्री कोविड एरा वाला पेपर कहना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो पहले जब एम्स हुआ करती थी या AIPMG का पेपर आया करता था तो वो इसी स्टैंडर्ड का होता था, जो कि इस नीट की पेपर को, जिसमें बच्चा MBBS कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसको जस्टिफाई करता था। और देखिए ऋतु मैम, मेरा ऐसा भी मानना है, शायद सर भी इस बात से एग्री करेंगे, कि जब हम कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए एस्पायर करता है और MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो बच्चा हमेशा एक टैलेंटेड स्टूडेंट होना चाहिए और एग्जाम का स्टैंडर्ड एक ऐसा होना चाहिए कि वो टैलेंटेड स्टूडेंट ही उसके अंदर एडमिशन ले, क्योंकि इस बच्चे को डॉक्टर बनने के बाद लोगों की लाइफ के साथ डील करना है और वो एक टच एंड गो का मैटर होता है। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि ये पेपर का स्टैंडर्ड इसी प्रकार का होना चाहिए। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था और इसको एक्चुअली कोविड के दौरान थोड़ा सा डाइल्यूट इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय बच्चे घरों से पढ़ाई कर रहे थे, डिजिटली स्टडी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कोविड का भी प्रेशर था। साथ में घर में पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज कितने अवेलेबल थे वो भी एक प्रश्न था। तो उस दौरान गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना इस सिलेबस को भी डाइल्यूट किया जाए और इस पेपर के लेवल को भी थोड़ा सा डाउन किया जाए, सो दैट बच्चा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस एग्जाम को अपीयर कर सके। अब चूंकि सब कुछ नॉर्मल स्थिति में आ गया है तो निश्चित रूप से उस पेपर को भी पुराने उसी स्टैंडर्ड पर जाना उचित था और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के लेवल के पेपर का हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं टफनेस बहुत जरूरी है, बल्कि मैं कहूंगी कि अंधेरा भी जरूरी है सितारों को चमकने के लिए, मुश्किलें भी जरूरी है जिंदगी में थोड़ा निखरने के लिए। सो बेसिकली टफ पेपर होगा तो ही हमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिलेंगे। सर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रवीण सर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है नीट 2025 का मध्य प्रदेश स्टेट का कट ऑफ क्या होगा? मैम ये बहुत बच्चों और पेरेंट्स के मन में उठने वाला सवाल है, तो ये बहुत सही क्वेश्चन लग रहा है अभी के हिसाब से मुझे। जैसा सर ने कहा कि थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि इस बार लास्ट ईयर जैसा हमारा 623 के आसपास कट ऑफ था उससे नीचे गिरेगा और 100 और 120 नंबर्स के आसपास इसको डाउन होना चाहिए। इससे मुझे ये लगता है ये 490 टू 520 के बीच में ये फ्लक्चुएट करेगा। सर बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो 3 रेंजेस में फॉल कर रहे हैं। एक है वो जो 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, एक वो है जो 400 टू 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसके कारण वो डर गए और वो 400 से भी कम स्कोर कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले सालों का ये अनुभव था कि 500 प्लस वाला स्टूडेंट इतना सेफ स्कोर नहीं मानता था, पर क्या इस साल मैं मान सकती हूँ कि 500 प्लस इज अ सेफ स्कोर? जैसा मैंने कहा कि ये 490 टू 520 फ्लक्चुएट करेगा, तो 500 हम कह सकते हैं लगभग ये सेफ जोन की रेंज में रहेगा। मे बी
फर्स्ट राउंड में ना आ पाए 500 वाला बच्चा, बट उम्मीद हम कर सकते हैं कि सेकेंड राउंड में तो उसको चांस है काफ़ी हद तक। बट फिर भी काउंसलिंग के दौरान क्या होता है, तो ये लगता है कि 500 से 520 वाली रेंज स्टिल टेलेमा वाली है। बट हाँ, वी कैन से कि दे कैन वेट फॉर काउंसलिंग इफ दे आर स्कोरिंग 500 और प्लस। तो बच्चों जिनका स्कोर 500 प्लस आ रहा है उनके लिए हमारे एक्सपर्ट के अनुसार जो है वो सेफ स्कोर है और उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्कोर कर रहे होंगे 400 से 500, तो हम अंकित सर से पूछते हैं कि 400 टू 500 वाला जो स्कोर है सर, वो क्या माना जाए बच्चे को इस समय जिसका स्कोर 400 टू 500 आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिलेमा जिस रेंज में, स्कोर के रेंज में है, शायद सर भी एग्री करेंगे कि वो 400 से 500 के बीच की ही है। और इसमें जैसे सर ने कहा कि 490 तक कट ऑफ शायद ड्रॉप हो सकता है, तो मेरा यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करके इसका आंसर देना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट 470 या 480 के आसपास है तो वो ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सेकेंड राउंड तक उनको कॉलेज मिल सकता है अगर कट ऑफ और नीचे जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट 470 से बिलो है तो ये तो निश्चित है कि इतना नीचे कट ऑफ तो नहीं जाएगा। पर मैं दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मेरी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये दोनों ही बच्चे, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, ये अपनी प्रिपरेशन के बारे में अगली बार फिर सोच सकते हैं। उसका ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ऋतु मैम, कि जो बच्चा इस प्रकार के पेपर में 400 से 500 के बीच लैंड कर रहा है, वो निश्चित रूप से एक बेहतर कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं डिजर्व करता है। और अगर इस वर्ष वो 480 से 490 या 460 की रेंज में रहे तो उसको अपने आप को एक चांस और देना चाहिए और इस स्कोर को बढ़ा करके कहीं ना कहीं 600 प्लस 650 प्लस ले जाना चाहिए। क्योंकि ये बच्चा अगर अपने आप को एक प्रैक्टिस का मौका देता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर कॉलेज के पास जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि 470 या 480 के स्कोर पर कोई बच्चा काउंसलिंग का वेट करता है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो वेट करें। वो क्योंकि वो काउंसलिंग रिजल्ट आना, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होना, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का रिजल्ट, ये सितंबर अक्टूबर तक का समय लगेगा। और इतना टाइम, मान लीजिए उस समय अगर टच एंड गो रहेगा, इस केस में नहीं होता है, तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उनको मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर वो सोच रहे हैं कि वो वापस अपने आप को रिपीट करें, तो उनको निश्चित रूप से अपने आप को मौका देना चाहिए। अभी ही उन्हें अपने अपने रजिस्ट्रेशंस करवाने चाहिए और इसको स्टार्ट किया जा सकता है। और एक सुविधा शायद स्टूडेंट्स को पता होगी कि आकाश इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है रिजल्ट आने के बाद, और अगर वो उसके पहले हमारे यहाँ रिपीट करने के लिए एडमिशन ले भी लेते हैं, तो उनका एक फीस का जो हिस्सा होता है वो रिफंड हो जाता है। जस्ट उनको गवर्नमेंट कॉलेज का वो प्रूफ देना होता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे ख्याल से जो रेंज की आप बात कर रहे हैं 400 से 500, इन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि अपने आप को एक रिपीट चांस दे करके एक अपग्रेडेड कॉलेज की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू सर, आपने उन बच्चों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो थैंक यू अंकित सर, आपने उन स्टूडेंट्स को जिनका स्कोर 400 टू 500 के बीच में फॉल कर रहा है, उन्हें एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार और रीस्टार्ट कर सकते हैं। और आकाश इंस्टीट्यूट में रिपीटर प्रोग्राम्स की बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ स्टार्ट होने वाली है, तो आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर एनरोल करें। अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए प्रवीण सर जिनका स्कोर 400 से भी कम आ रहा है? इनफैक्ट हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज भी देखी अभी कि वो डर गए, फिजिक्स को देखकर डर गए और उस डर के कारण वो पेपर को ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिनका स्कोर 400 प्लस आ रहा है जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 500 और 550 प्लस को? बिल्कुल मैम, इस बार जैसा पेपर का अंदाज रहा, तो ये कई बार जब बच्चों से बातचीत मेरी भी हुई, बाकी टीचर्स की भी हुई, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि बच्चे डर गए, घबरा गए या प्रेशर में आ गए और उनका स्कोर 400 से नीचे चला गया। तो हमने आकाश में ये बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं, जैसा आपने कहा भी कि बच्चों के नंबर 300 400 थे और उन्होंने अपने आप को चांस दिया, तो उन्होंने 600 को हिट किया या उसके ऊपर चले गए और उनको बड़े अच्छे कॉलेज, मैं कहूँ जैसे दिल्ली के कॉलेज है, एम्स है, इस तरह के कॉलेजेस में उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट ईयर पाया।
तो मैं उनको तो सजेस्ट करूंगा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनसे नहीं बनेगा, क्योंकि इन अपोजिट कंडीशंस में भी अगर वो 300 to 400 या 200 to 400 भी कर रहे हैं या कुछ भी स्कोर आ रहा है, मैं इसको किसी लिमिट में नहीं बांधना चाहूंगा। अगर वो उनका नंबर गिर गया है तो उनको अपने आप को फिर से मौका देना चाहिए, क्योंकि उनमें इंटेलिजेंसी तो है, बट वो उस दिन दिखा नहीं पाए, और बिना दिखाए हमारे सिस्टम में उनको एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। सो थैंक यू प्रवीण सर, आपने हमारे बच्चों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि अगर आपका स्कोर 400 प्लस भी आ रहा है और 400 से कम भी आ रहा है, तो दोनों ही केसेस में आपको निराश नहीं होना है और आपको मेहनत करनी है और फिर से रीस्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को। एक और चीज है सर जो मुझे हमेशा अचंभित करती है, और वो ये है कि आकाश इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है, ऐसी क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी है आपकी कि एमपी का स्टेट टॉपर पिछले 5 सालों से आकाश से ही आ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और जब भी ये कोई प्रश्न मुझसे पूछता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 7वें आसमान पे होता हूँ, तो 5वां आसमान तो हमने छू लिया है, और अगर ये कारवां चलता रहा तो इस साल हम निश्चित रूप से 6ठे आसमान पर भी पहुंचने वाले हैं। अब रहा आपके प्रश्न पे, मैं आता हूं कि क्या स्पेसिफिक या सीक्रेट स्ट्रेटजी है। मैम, सबसे पहली चीज ये है कि एक 36 ईयर ओल्ड आकाश एक टेस्टेड सिस्टम है जो एक सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड पेडागोगी पे काम करता है। हम लोग अपने एफर्ट्स में बहुत सिंसियर हैं। जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं तो बहुत सिंसियरली जो एक स्टैंडर्ड हमारे हेड ऑफिस से प्लानर बन के आता है उसको फॉलो करते हैं सारे टीचर्स। फिर जो हमारी टेस्ट सीरीज होती हैं या टेस्टिंग सिस्टम होता है वो भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम से वहीं से बन करके आता है जिसको कि हमारे स्टूडेंट्स गो थ्रू करते हैं। और जब वो इस साइकिल में मूव करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे सफलता के परचम तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी मैं कहूंगा कि हम हमेशा से बच्चों के लिए फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं, और उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स हमें चूज करते हैं। आज भी हमारी ब्रांचेस पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने हमें चूज कर रखा है, वो पढ़ने आ रहे हैं, हम उनको उस लेवल की स्टडी दे पा रहे हैं। दूसरा, एक सिस्टम इतना पुराना है हमारा कि उसमें जो हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी है, जो हमारी एकेडमिक टीम है, वो भी एक बहुत स्ट्रांग लेवल की टीम है। तो देखिए, टेस्टिंग बहुत अच्छी है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से शायद ये जो कीर्तिमान हम लगातार बनाते जा रहे हैं, इस पे हमारा जिसको कहना चाहिए हक है, और इसको हम लगातार कायम रखना चाहेंगे। यहाँ सर मैं कुछ ऐड भी करूं, जैसा आपने कहा उसी में, कि हमारे यहाँ जैसे छोटे बैचेज होते हैं, यस, बच्चों तक टीचर की पहुंच हो जाती है, पर्सनल केयर उसकी हो जाती है, और उनकी एरर एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके चलते मैम हम ये कीर्तिमान बना पा रहे, और इसमें तो आपका भी बड़ा रोल है। डेफिनेटली, इनफैक्ट एज अ टीचर आपने भी बच्चों को बहुत अच्छे से नर्चर किया है। आपने देखा होगा कि हमारे छोटे बैच बच्चों की केयर और पर्सनल अटेंशन, ये चीजें उसको, आई थिंक सर ये मैं आप एग्री करेंगे इस पॉइंट पर। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने ऐड किए। इनफैक्ट हम सब एजुकेटर्स हैं, तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम अपने बच्चों को एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए देखते हैं या काम करते हुए देखते हैं। सो इससे अल्टीमेटली ये तो समझ आ गया है कि आकाश एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन के लिए, और बिना देर करे आपको बिल्कुल प्लान करना चाहिए है कि कैसे अब हम आगे बढ़ें और नीट 2026 को प्लान करें। सो अब हम इन एक्सपर्ट से ये जानना चाहते हैं कि नीट 2026 के लिए किसी बच्चे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए अगर मैं कहूँ तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, कभी भी किसी चीज का अंत नहीं होता। जहां हमने पहला कदम बढ़ा दिया वहीं से शुरुआत हो जाती है, और वहीं से हम एक नया कीर्तिमान बना सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने मेहनत की, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, इस बार ऐसा लग रहा है उसको कि उसके नंबर कम रह गए, छूट गए, तो वो फिर से प्रारंभ कर सकता है, फिर से आरंभ कर सकता है। आकाश में उसका स्वागत है। हम यहाँ पर सारे टीचर्स सबसे पहले तो यहाँ ये कहना चाहेंगे कि वो डरे नहीं, कॉन्फिडेंस लूज ना करे। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब मुझसे नहीं होगा, तो पहले तो वो भय निकाल दे। दूसरा बात, सब्जेक्ट को लेकर अपने मन में कोई कॉम्प्लेक्स ना बनाए, और बायो
जो है वही अकेला उसको 360 नंबर दे सकता है। तो बायो में 360 नंबर हो गए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स वाला फिजिकल पार्ट भी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी है, तो वहां वो स्कोर कर सकता है 150 160 की तरफ। तो अगर वो इस तरह के नंबर स्कोर करता है तो 500 या उससे प्लस उसका स्कोर वैसे ही हो जाएगा। रही बात फिजिक्स, तो फिजिक्स में अगर वो, मैं कहूँ कम से कम अगर 100 का भी स्कोर कर गया तो भी वो 600 को टच कर सकता है और बहुत अच्छा स्कोर ला सकता है। तो मेरे हिसाब से उसको अपनी पढ़ाई को कस्टमाइज कर देना चाहिए, उसको अपने आप को आकाश के हाथों सौंप देना चाहिए। हम उसको उसके ड्रीम गोल तक वाइट एप्रिन के साथ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले, पर स्ट्रेटजी में सर मैं 2-3 पॉइंट्स और ऐड करना चाह रहा था कि जैसे स्टूडेंट्स जब वापस अपने आप को एक मौका देते हैं, मैं हम अक्सर इसको रिपीट करना या मौका देना कहता हूं, तो ये मौका वो बेसिकली अपने आप को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाए कि वो पूरा साल जब ये वापस पढ़ाई करेंगे तो प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करें। पिछले साल से कुछ लर्निंग्स भी होंगी, जैसे कि क्या बड़ी मिस्टेक हुई। तो अक्सर जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों से एक गलती ये हो जाती है कि जब क्लासरूम में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो साथ साथ कदम से कदम मिलाकर के टीचर्स के अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, और वो सिलेबस कहीं ना कहीं कंपाइल होता चला जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि वो उसको वापस रिवाइज नहीं कर पाते। तो दूसरा पॉइंट में यहाँ पर सर आपके शब्दों के साथ ये ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप क्लासरूम में पढ़ने जाएं तो उसी को सेम डे घर पर आकर के कंप्लीट करें, जिसको हम शोल्डर टू शोल्डर स्ट्रेटेजी कहते हैं। तीसरी चीज, क्योंकि अब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं तो अब आपको ये पता है कि कौन से टॉपिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी, कि किन टॉपिक्स को ज्यादा एम्फेसिस करना है, ऐसे कौन से चैप्टर से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जिनका वेटेज ज्यादा होता है। तो जब भी आप रिवीजन करें तो इन वेटेड टॉपिक्स को थोड़ा सा टाइम और ज्यादा दें। तो जब इन सारी चीजों के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और जैसा सर ने कहा कि अगर आप आकाश से जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें आकाश में हर टीचर अपनी क्लासेस में समझाते भी हैं, समय समय पर आगाह भी करते हैं। तो इस तरीके से अगर बच्चा आगे बढ़ता है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी इसको क्रैक करने के लिए। एक और पॉइंट आपकी बात से मुझे याद आया सर, कई बार रिपीट करते समय या अपने आप को दूसरा चांस, जैसा सर ने जो शब्द यूज किया अच्छा लगा, तो उसमें बच्चा ये सोचता है कि बायो तो मुझसे हो जाएगी, मुझे सिर्फ इस बार फिजिक्स भारी आ गया तो फिजिक्स पर ध्यान देना चाहिए, या मुझे मैथ केमिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहाँ एक एडिशनल कहूंगा कि उसको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। जितना वो फिजिक्स को करेगा, जितना केमिस्ट्री को करेगा, उतना ही बायो को करे। तो इक्वल वेटेज दे, जैसा सर ने कहा वैसा प्रैक्टिस करते रहे और अपने ऊपर भरोसा रखे, तो 26 उसका होगा। थैंक यू सर। तो बच्चों, सुना आप लोगों ने 4 की एडवाइसेस मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी। पहली ये दी कि कोई भी बैकलॉग नहीं करना है, कोई बैकलॉग इकट्ठा नहीं होना चाहिए है, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस दिन उसको कंप्लीट करिए। अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी सी कम रह गई थी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाएं। तीसरा, प्रायोरिटी दीजिए, जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको करिए और अपनी गलतियों को सुधारते रहिए, तो डेफिनेटली सफलता आपका कदम चूमेगी। तो ये बात बिल्कुल आप लोगों के कारण हमारे बच्चों तक पहुंच गई है। और अब सर, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि रीस्टार्ट करते हैं हमारी प्रिपरेशन, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाश के सेंटर्स मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं, बच्चा कैसे अप्रोच करे, कैसे काउंसलिंग ले पाएगा, वो कहाँ जाए? थोड़ा सा ऋतु मैम मैं आपको पीछे ले जाऊंगा इतिहास में। 2013 वो वर्ष था जब हम आकाश ने मध्य प्रदेश में पदार्पण किया था। और 2013 से जब आज 2025 में हम हैं, तो लगभग 12 साल का सफर हम यहाँ पूरा कर चुके हैं। और इसमें लगभग हमारे 14 सेंटर्स हैं जहाँ पर हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। इसमें मेजरली आप सारी सिटीज जिनका भी नाम लेना चाहें, जैसे इंदौर में हमारे 3 सेंटर्स हैं, महू है, उज्जैन है, रतलाम है, भोपाल है, ग्वालियर है, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, कटनी, जबलपुर। तो लगभग जहां भी बच्चा मध्य प्रदेश में किसी भी अगर एक क्षेत्र में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो नियर बाय कहीं ना कहीं हम उसको सेवा देने के लिए वहां मौजूद है। तो इनमें से किसी भी सेंटर पर जाकर के, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो, हिंदी माध्यम का बच्चा हो, जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, नीट के लिए करना चाहता है,
2 साल का प्रोग्राम लेना चाहता है, 11वीं 12वीं से प्रिपरेशन करना चाहे या फाउंडेशन से करना चाहे, 9वीं 10वीं से भी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं आईआईटी या मेडिकल की प्रिपरेशन, तो हम हर जगह पर उनके लिए उपस्थित हैं। हम आतुर हैं कि वो हमसे आए, जुड़े और हम उनको सेवा प्रदान कर पाए। इस बार सर मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐड और करूँ। इस बार हम खरगोन भी पहुंच गए, यस इस बार हम गुना भी पहुंच गए, हरदा भी पहुंच गए। तो आकाश ने मैम हर जगह पर, हम किसी बड़े शहर को ही सिर्फ फोकस नहीं किए, हम छोटी जगहों पर भी हैं और बच्चे को आकाश ने हर ही जगह ये सुविधा दी है, तो वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। Oh, that's great. So basically आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस लगभग हर उस शहर या कस्बे में है जहां आप रह रहे हैं या उसके पास है, तो आप इमीडिएटली जाइए, नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करिए, हमारे काउंसलिंग सेशंस लीजिए, समझिए कि आपकी क्या नीड है और उसके अकॉर्डिंग भी किसी प्रोग्राम में एनरोल करिए। सर एक और चीज हमने सुनी है कि आकाश में एक नया कोई कॉन्सेप्ट आया है और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट कुंडली। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, शब्द से ही समझ में आ रहा है। कुंडली की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। तो इसका यहाँ पर मतलब ये है कॉन्सेप्ट कुंडली से कि हम एक स्टूडेंट के जब वो हमसे जुड़ते हैं तो जिस तरीके से वो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से वो टेस्ट में परफॉर्मेंस करते हैं, उन सब का एक डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं। और ये एनालिसिस एआई बेस्ड है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं और उस बच्चे का एक कस्टमाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस निकाल करके उसको दे रहे हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा हमसे जुड़ता है, वो हमारे यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद वो टेस्टिंग से गुजरते हैं, तो हर टेस्ट में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, वो अपने किस टॉपिक में, इवन हम लोग यहाँ पर मैडम 3 लेवल पे काम करते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी करते हैं, चैप्टर वाइज भी करते हैं और टॉपिक वाइज भी उसको एनालिसिस निकाल के देते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसमें आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, किसमें आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो जिसको आप कम समय दे करके प्रैक्टिस करके भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का एक एआई बेस्ड टूल हमने लॉन्च किया है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। इसी का नाम हमने कॉन्सेप्ट कुंडली रखा है, जो कि 6 स्टेजेस में बच्चे को तैयार करता है। तो इसको मुझे लगता है कि इसीलिए आकाश सबसे ज्यादा इनोवेशंस और क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। तो इस साल का नया क्रिएशन, नया इनोवेशन कॉन्सेप्ट कुंडली है। उसके सारे ग्रह यहाँ से दिखेंगे और वो सारे ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं उस दिशा में काम करेंगे जहां बच्चे की सफलता तय है। सो सर ये तो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। इससे तो मतलब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे मेहनत करनी है और किसे कम थोड़ा टाइम देना है और उससे भी चीजें मैनेज हो जाएंगी। सर इसीलिए आई थिंक वो एक आकाशन जो बैच की कॉन्सेप्ट है वो भी शायद इसीलिए इतनी फेमस है। जब भी मैं सुनती हूँ तो एक आकाशन बैच हमारी एक ऐसी बैच होती है जिसमें हम ही से पढ़े हुए बच्चे जो एक बार और प्रयास करना चाहते हैं या फिर जो एनरोल कर लेते हैं, उन बच्चों ने जितनी भी गलतियां की होती हैं उन गलतियों के आधार पे एक विश्लेषण आपके सामने आता है जिससे आप बिल्कुल अच्छे से ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, कौन से वीक है और कहाँ आपको मेजर एफर्ट्स डालनी है। सो इस सभी डिस्कशन से ये तो हम जान गए हैं कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, मेहनत करनी है और एक बार रीस्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। तो अंत में मैं इस चर्चा को कंक्लूड करूंगी इन 2 छोटी पंक्तियों से। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर के तय तक जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना अभी मेहनत बाकी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। और इस पहले कदम के लिए आप आइए, आप आके आकाश इंस्टीट्यूट की किसी ब्रांच को विजिट करिए, यहाँ पर आप अपनी काउंसलिंग लीजिए और देखिए कि आप कौन से प्रोग्राम में बेस्ट फिट हैं और उसके अकॉर्डिंग एनरोलमेंट कराइए। और अंत में मैं 2 पंक्तियों से अपना कंक्लूजन करना चाहूंगी या अपनी चर्चा को विराम देना चाहूंगी। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, मुश्किल तो आएगी पर पहला कदम जरूरी है।
तो बच्चों आज आपकी बहुत सारी क्वेरीज आंसर हो गई होंगी। हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे आपके बहुत सारे ऐसे मन के सवाल जो आपको परेशान कर रहे थे वो बिल्कुल सॉल्व हो गए होंगे। तो चलो थैंक यू बोलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। अंकित सर, प्रवीण सर, थैंक यू सो मच।